गाइस, मैं प्रेश कुमार HBS एकेडमी माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों NCERT क्लास 7 ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज चल रहा है, जिसमें हम 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें आज हमारा 4th चैप्टर है और 4th चैप्टर है आपका वायुमंडल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अदर कंपटीशंस। तो देखते हैं दोस्तों, तो वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल क्या है, वायु की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अनेक परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है और यहाँ से आपका क्या है कंसेप्ट डेवलपमेंट होगा। तो देखते हैं वायुमंडल, तो एटमॉस्फेयर्स ऑफ द कंपोजिशंस, इसके संगठन क्या है इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके ढेर सारी क्या है, इसके आपकी परतें कौन सी हैं, लेयर हैं, वो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन पारदर्शी गैसों के मिश्रण का एक विशाल आवरण है जो कई सौ किलोमीटर मोटा है। इस आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है, क्योंकि यह सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण की लंबी तरंगों के लिए अपारदर्शी है। हम इस प्रकार से इसका वर्णन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो क्लास 7 की पुस्तक में दे रखा है कि पृथ्वी के चारों ओर जो हमारे वायु की घनी चादर होती है उसी को वायुमंडल कहते हैं। सीधी भाषा में दे दिया है। मैंने अभी बताया था जो हमारे वायुमंडल में रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, पारदर्शी गैसों का जो मिश्रण होता है उसे वायुमंडल कहते हैं। क्लियर, तो बात एक ही है। तो इस तरह से ये पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए उनको वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं। तो वायु प्रदान करता है जो सूर्य की किरणों से हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यह सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं, अतः रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। क्लियर, तो हमारी वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसेज हैं, इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो वायुमंडल का संगठन, तो वायुमंडल के संगठन में आप डू यू नो अबाउट कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि जिसमें वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का एक मिश्रण होता है जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे 2 गैसें हैं। इनसे हम वायुमंडल का एक भाग बना है, लेकिन जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा इसमें परसेंटेज है। 78.08% आपका नाइट्रोजन और 20.95% या 21% आपका है ऑक्सीजन। इन टोटल कर दिया जाए तो आपकी 99% आपका क्या हो जाता है, इसी का ही सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी इसमें वायुमंडल में अनेक गैसेज हैं, जैसे आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आर्गन की मात्रा होती है 0.93 है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036 हो गया है। और इसके बाद आपका हल्की कुछ गैसें हैं, जैसे नियोन है Ne 0.002, हीलियम है आपकी He 0.0005 और क्रिप्टॉन Kr 0.001, जेनॉन 0.40009 और हाइड्रोजन है He 0.0005। यानी कि टोटल कर दिया जाए इसकी टोटल बनता है 0.00364%। ये हल्की गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो आप समझ सकते हो। और इसमें हमारी एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया ग्लोब को हाथों में पकड़े हुए है, देखते हैं। ये भी वर्णन कर रही हैं और उन्होंने बताया है कि इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है आपकी 71 है और नाइट्रोजन मात्रा आपकी 72 है, अन्य गैसें आपकी 0.04 हैं, आर्गन आपकी 0.93 है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.03 राखी है। क्लियर है दोस्तों, शायद ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। फिर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल पर पृथ्वी विकृत के ऊष्मा को पृथ्वी को रोक करके ग्रीन हाउस गैस पैदा करती है, इसलिए हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती पर ठंडी हो जाती है, इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखाने एवं कार से धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है
तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी पर तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आपको पता है ढेर सारे सेमिनार, जिस तरह से आपका हुआ पेरिस सम्मेलन हुआ है, कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ है, क्योटो है, ठीक है, रियो डी जेनेरो है, ढेर सारे सम्मेलन हुए हैं जो कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए। और देखो क्या होता है आगे चल के। तो इस तरह से यहाँ पर तापमान वृद्धि होगी तो क्या होगा, जितने भी हमारे ग्लेशियर हैं वो सब पिघल जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप समुद्र जल स्तर वृद्धि होती है। इससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दीर्घ अवधि इसके कारण जलवायु में अधिक परिवर्तन हो सकता है, परंतु इसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु भी लुप्त हो सकते हैं, ढेर सारे हो चुके हैं। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। तो देखते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें जो नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, कुछ पौधे हैं जो कि जड़ों में जीवाणु इस तरह से ये दे रखा है, थोड़ा सा इस बढ़ते हैं, जिसमें दे रखा है कि नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाती है। ये तो पक्का है, कन्फर्म है, 78.08% है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है 78%। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर भी हमें बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीधे वायु में से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, परंतु मृदा और तथा कुछ पौधों की जड़ें में रहने वाले जीवाणु जो होता है, राइजोबियम होता है, वो वायु में नाइट्रोजन लेकर के उसको नाइट्रेट्स में तोड़ देता है और पौधों का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। ऑक्सीजन वायु में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दूसरी गैस है जो मनुष्य पशु सांस लेने में वायु ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही ऑक्सीजन रिड्यूस करते हैं। इस प्रकार से वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वृक्षों को नहीं काटें, वृक्ष है तो जीवन है और वृक्ष नहीं है तो जीवन खत्म, फिनिश। तो इस तरह से पेड़ बचाओ जीवन बचाओ का एक नारा है, ठीक है ना। चिपको आंदोलन ढेर सारे इसमें चले हैं। आगे जो आएगी 10th क्लास, उसमें 10th की NCERT, उसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस हैं जो हरे पादप और अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन आप वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और तथा पशुओं को बाहर छोड़े जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा ये प्रयोग में की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है, सिमिलरिटी होती है। परंतु यह संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधन को जलाने से गड़बड़ा जाता है। मानो आपका परिवहन मात्रा ज़्यादा बढ़ने से, गाड़ियों की मात्रा ज़्यादा बढ़ने से उससे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, विभिन्न प्रकार की गैसें, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये ढेर सारी, इससे हमारे वायुमंडल में क्या है, फिर यहाँ पर क्या है, वायुमंडल चरमरा जाता है और यहाँ पर डिसबैलेंस हो जाता है। तो यहाँ ग्लोबल वार्मिंग का होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम जलवायु को इम्पैक्ट डालता है। क्लियर। तो इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर दे रखा है, डू यू नो अबाउट, जब व्हेन वायु गर्म होती है तो फैलती है, हल्की होकर के ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए नीचे उतरती है और यह गर्म वायु को ऊपर उठने को वापस आसपास क्षेत्र में भेजती है और ठंडी वायु भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस तरह से ये चक्र चलता है। इसे संवहन धारा भी कहलाते हैं। क्लियर। अब आता है वायुमंडल का संरचना। तो वायुमंडल की संरचना क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। सो वेरी इंपॉर्टेंट है वायुमंडल संरचना। तो इसमें आपके क्षोभमंडल सीमा, समताप मंडल सीमा, मध्यमंडल सीमा, वायुमंडल सीमा और बाह्य मंडल, ये सारे आपके दे रखे हैं। तो यहाँ वायुमंडल जो हमारी सेटिस्फैक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर है, तो इसके बारे में वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर आपकी पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्रिय दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। लाइक करें, शेयर कर दो, कुछ नहीं जाता है, न कुछ लेके आए थे न कुछ लेके जाएंगे, लेकिन आप शेयर करते रहना और सब्सक्राइब कर दो। वायुमंडल की संरचना, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। कोई डाउट? नो डाउट। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह की प्रारंभ होती है, जो पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होती है। ये हैं क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल।
ठीक है ना। इस तरह से ये सारा बटा हुआ है आपका। तो क्षोभमंडल को क्या कहते हैं और वायुमंडल को समता मंडल को क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, इसके बाद मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ये आपका इस तरह से यहाँ पर दे रखा है। तो आयनोस्फीयर, ये सारे वायुमंडल को डिवाइडेशन किया जाता है। क्लियर। तो इस तरह से एक्सोस्फीयर लास्ट में आता है, तो वही मंडल है। तो देखते हैं, तो वायुमंडल में ये सारे आपकी जो औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर है, शायद आप देख पा रहे होंगे 13 किलोमीटर है। तो इसकी जो ऊंचाई है क्षोभमंडल की 13 किलोमीटर होती है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। किसमें? एटमॉस्फेयर, इसमें आपका ट्रोपोस्फीयर है। ट्रोपोस्फीयर में सारी घटनाएं घटित होती हैं मौसम से संबंधित, और जैसे वर्षा है, कोहरा है, ओलावृष्टि है, इसी परत के अंदर होता है। सब कुछ यहीं पर हो रहा है। क्लियर। तो आप समझ सकते हो समता मंडल, समताप मंडल क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समता मंडल कहा जाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं में लगभग ऑलमोस्ट मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ पर स्थितियाँ हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श स्थितियाँ होती हैं। लेकिन हवाएं क्या हैं, बहुत स्लो चलती हैं। और समता मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैस से हमारी रक्षा करती है। तो आपको बताइए, जितनी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उसे क्या है, रोकती है और रिफ्लेक्ट करके ऊपर ही भेज देती है। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्षोभमंडल, समता मंडल, समता मंडल हो गया, मध्य मंडल आ गया। तो मध्य मंडल को मेसोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समता मंडल के ठीक ऊपर होता है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। परंतु ये आप प्रवेश करने के उल्का पिंड हैं, जो हमारे उल्का पिंड ऊपर से आते हैं और इसी पर आप परत से आने से और विस्फोट होता है और जल करके राख हो जाते हैं। देखा होगा रात्रि में एकदम स्पीड से जो नीचे गिरता है उल्का पिंड होते हैं, और जैसे ही वायुमंडल आता है तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो शायद क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट आता है वायुमंडल। वायुमंडल आपका जो बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान भी क्या है, तेज़ी से बढ़ेगा। और ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयतन मंडल में इस परत का भाग 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। इसे यहाँ पर रेडियो संचार डेसर क्या होते हैं, रेडियो संचार के लिए यह परत बहुत उपयोगी है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें जो परत हैं यहाँ पर पृथ्वी को परिवर्तित कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर रेडियो संबंधित जितनी घटनाएं घटित होती हैं तो इसी मंडल में घटित होंगी। क्लियर। तो इसे दे सकते हैं आयनोस्फीयर। तो आप इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, ये ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से है दोस्तों। तो इसमें जो घटनाएं घटित हो रही हैं, तो आपका यह कौन सा है, क्षोभमंडल। और इसी क्षोभमंडल में सबसे ऊंची चोटियाँ भी हैं। माउंट एवरेस्ट है, किलिमंजारो है, मैकेंजी पर्वत है, एकांगुआ पर्वत है, केटू है। ढेर सारी यहाँ पर मौसमी घटनाएं होती हैं, जलवायु संबंधी घटनाएं यहीं पर घटित होती हैं। क्लियर। फिर इसके बाद जो आपका फैला 1 से 13 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इसके बाद आपका आता है समता मंडल। समता मंडल में क्या है, हमारा जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर कम होता है और यहाँ हवाएं क्या हैं, शांत रूप से चलती हैं। और इसे समता मंडल के नाम से या ट्रोपोपॉज के नाम से जाना जाता है, जो 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। और यहाँ पर जो भी घटनाएं घटित होती हैं, इसमें ढेर सारे आपका शांत वायुमंडल है। तो यहाँ पर हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एयरप्लेन जा रहा है उड़ के। क्लियर। तो और यहाँ पर और भी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे शीर्षा बादल, जो शीर्ष बादल हैं, शीर्ष बादल बनते हैं। मदर ऑफ फॉल्स क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड का निर्माण ही समता मंडल में होता है। जो तापमान आपको 0 डिग्री से 32 फ़ारेनहाइट होता है। कोई प्रॉब्लम किसी को, नो डाउट। लेकिन यहीं पर एक परत होती है आपकी, जो ओजोन मंडल होता है। यहाँ पर ये ओजोन मंडल है। और ओजोन मंडल का तात्पर्य यह है कि समता मंडल में स्थित है। जो इसकी जो ऊंचाई है वो 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होता है। लेकिन गैस का जो सर्वाधिक साधारण जो ऊपर से आने वाले जितने भी पराबैंगिक अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको क्या है, कंट्रोल करता है, रोकता है। और इसमें क्या है, O3 की मात्रा बढ़ जाती है। और इस तरह से आणविक घटना घटित होती हैं।
क्लियर। और इसमें ऑक्सीजन को पुनः मिलता है, जिससे कि अल्ट्रावायलेट जो रेज भी होती हैं ये सारी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देता है और इसे मानव को जीवन को सुरक्षित रख रहा है। कौन? ओजोन मंडल। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है मध्यमंडल। आप देख सकते हैं ये आपका है मध्यमंडल। मध्यमंडल में आप तो इस मध्यमंडल की ऊंचाई है 50 से 80 किलोमीटर। तो मध्यमंडल में ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर है और यहाँ मध्यमंडल कहा जाता है जिसमें तापमान में ऊंचाई के साथ साथ ह्रास होता है। जैसे बढ़ेंगे तो तापमान बढ़ेगा और ऊंचाई के साथ क्या है, तापमान ह्रास होता चला जाता है, जिसके तापमान वृद्धि समाप्त हो जाती है और ऊपर जाने पर ह्रास होता चला जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। 80 किलोमीटर ऊंचाई पर तापमान माइनस कितना हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है और न्यूनतम तापमान की मेसोपोज कहा जाता है, जिसके हो जाने से ही वृद्धि होती है। और यहाँ नॉक्टिलूसेंट बादलों का निर्माण होता है। कौन सा? नॉक्टिलूसेंट। लेकिन समताप मंडल में जो निर्माण हो रहा था उन बादलों का नाम क्या था, बता सकते हैं कमेंट करके। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा शीर्ष बादल या मदर ऑफ पल्स क्लाउड या न्यूक्लियस क्लाउड का निर्माण होता है। तो इस तरह से दोस्तों नॉक्टिलूसेंट बादलों का निर्माण होता है और यहाँ उल्का धूल होते हैं, मेट्रोइक डस्ट होता है, होती है। इससे से यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर जो आपका होता है तापमान वृद्धि समाप्त हो जाती है, लेकिन कुछ क्षेत्र तक तापमान वृद्धि होती है। तो अब आता है नेक्स्ट मध्य सीमा मंडल के बारे में बात हो गई। अब आता है आपका बहिर्मंडल। बहिर्मंडल जो है आपका, बहिर्मंडल को आप जानते हैं, इसको थर्मोस्फीयर या आयनमंडल या आयनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, जो 80 से लगभग 400 या 640 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। आयन मंडल कहते हैं इसे। एनसीईआरटी में के अनुसार मंडल के जो 80 से एनसीईआरटी में दे रखा है 80 से 400 किलोमीटर, 80 से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर के साथ ही वायु में तापमान वृद्धि होती है और विद्युत एक चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं। कहाँ पर होंगी दोस्तों? वो होगी आपके वायुमंडल में, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आपका ध्यान रखना है, यहाँ पर ये इसके ब्रह्मांड किरणों का और आपका इसमें परिलक्षण होता है और आयन मंडल भी विशिष्ट कारणों से कई परतों में विभक्त हो जाता है। तो इसके बारे में आपको बता दूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको डिटेल से मैं आपको चर्चा कर देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे डी लेयर है, ई लेयर है, ठीक है ना, एफ लेयर है और आपकी आती है जी लेयर है। तो डी लेयर को मैं शॉर्ट में बताऊँ तो 80 से 90 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है, रेडियो के निम्न आवृत्ति तरंगों को परावर्तित होती हैं। ई लेयर होती है, इसे कैंडली हेविसाइड पर लेयर भी कहते हैं। ई लेयर को कैंडली हेविसाइड परत भी कहते हैं। और यहाँ पर आपका जो होगा वो आपका इस तरह से नाइट्रोजन और परमाणु रिएक्टर जो होते हैं 90 से 50 मीटर ई परत के रेडियो धर्मी जो होते हैं, और ऐसे तरंगों की आवृत्ति होती है। उत्तरी ध्रुव की जो तरंगें होती हैं उसको दक्षिण ध्रुव की तरंगें हैं, उसके बारे में सारा इसमें मटेरियल बता रखा होता है, ठीक है ना। तो हमने चर्चा की किसके बारे में? डी लेयर, और एक होती है आपकी ई लेयर। तो डी लेयर हमने बताया था इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 80 से आपका 99 है, और ई लेयर की जो ऊंचाई है आपकी 99 से 150 किलोमीटर ऊंचाई पर है। अब बात आती है एफ लेयर की। एफ लेयर है, एफ लेयर 150 से लेकर के आपकी है 380 किलोमीटर ऊंचाई पर मिलती हैं और इसे एफ लेयर परत के नाम से जाना जाता है। और ये परतें आपकी जो हैं ये परतें आपकी जो मिलती हैं इसे लघु तरंगों को परावर्तित कर देती हैं और एफ्लिटन परत भी कहते हैं इसे, एफ्लिटन। अच्छा, ई लेयर को किस नाम से जाना जाता है? वो जानाती है केनली हेविसाइड परत के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो आपको इस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, किस नाम से जाना जाता है, ये सवाल पूछा जाता है। आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर लास्ट आता है आपका कौन सा रह गया, एक रहेगा जी लेयर। जी लेयर को आप समझ सकते हो, जो जी लेयर है आपकी, जी लेयर आपकी स्थित है तो इसमें कितने ऊंचाई पर स्थित है? तो ये आयन मंडल के ये सबसे ऊपर परत है, सबसे ऊंचाई पर जो स्थित है। चलिए दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है वो 400 से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें सभी प्रकार की रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं, ध्यान रखना है, ये सभी प्रकार की रेडियो तरंगें परिवर्तित हो जाती हैं। क्लियर। तो इस तरह से ये था, मैं आपको बताया था जो आपकी ए लेयर है। इसके बाद आपकी
डी लेयर है, ई लेयर है, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर है। इस तरह से ये आपकी दे रखी हैं। क्लियर। तो अब देखते हैं लास्ट में बचता है आपका बहिर्मंडल। कौन सा है आपका बहिर्मंडल है। और बहिर्मंडल में आपको पता है कि ये आयनमंडल का सबसे ऊपरी भाग है। ऐसे यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है 640 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक एबव है। ठीक है ना। यहाँ पर जितने वायुमंडल के संचार उपग्रह स्थापित होते हैं, नाइट्रोजन, हीलियम गैस वगैरह वगैरह गैसें यहाँ पर स्थित हैं। और यहाँ पर N2 O2 He और यहाँ पर H2 वगैरह वगैरह यहाँ इस मंडल में 1000 किलोमीटर से बाद वायुमंडल बहुत विरल हो जाता है। अतः 10,000 किलोमीटर ऊंचाई के बाद यह क्रम से अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। क्लियर। तो इस तरह से ये था आपका समझाने का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको इस बारे में चर्चाएँ की हैं। जैसे जैसे हम आगे क्लास में अध्ययन करेंगे तो सारे कंसेप्ट और डेवलप हो जाएंगे। अब बात आती है मौसम और जलवायु की। तो आप जानते हैं मौसम और जलवायु में अंतर है। मौसम का जो डाटा होता है वो आपको क्या है, दैनिक डाटा होता है। और जलवायु का आपका 31 का डाटा को कलेक्ट किया जाता है। तो क्या आप जानते हो वर्षा होगी, आज दिन साफ होगा, धूप निकलेगी, कितनी बार इस क्रिकेट खेलते हैं, इससे सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो ये मौसम किसे कहते हैं। मौसम एक अरिभाषा शब्द है, मौसम से बना हुआ है। ठीक है ना। जलवायु जो हमारा 31 वर्ष का डाटा होता है उसको कलेक्ट किया जाता है। लेकिन दिन प्रतिदिन के जो चेंज होता है उसे मौसम कहलाते हैं। लेकिन तापमान, आज तापमान, जिस तापमान का अनुभव होता है वह तापमान होता है वह वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार ही बदलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो वायुमंडल का तापमान है वो ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है, दिन रात के अनुसार बदलता है। लेकिन अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्म होता है। आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। जो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है पृथ्वी को रोक लेती है सॉरी, आपतन कहलाते हैं। आपतन सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती चली जाती है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, पोलों की तरफ जाते हैं, जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूँ, जिस तरह से हमारा ये ग्लोब है और ये हमारे इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर जाएंगे कर्क रेखा या आपका उष्ण उपोष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध और शीतकटिबंध, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर तापमान की मात्रा कम होती चली जाती है। क्लियर। तो इस तरह से है, आप इसमें देख सकते हैं बादाब कैसे हो कम होगा। इस तरह से सारा वर्षा मापी यंत्र है, ये सारी इसमें रिप्रेजेंट की गई हैं। तो इसमें ये छोटी स्थानीय समाचार पत्र में आप दिन रात के बदलते हुए मौसम को अवलोकन करें, जहाँ आप जानकर आश्चर्य होंगे कि पृथ्वी और सूर्य की ऊर्जा 2 अरब भाग ही पृथ्वी पर पहुँचता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कौन सा भाग कितना पहुँचता है। ठीक है दोस्तों। तो तापमान को मापने में आपको कई डिग्री सेल्सियस और इसमें आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने इसका अध्ययन किया था। और सेल्सियस पैमाने को आप 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन पर, फ़ारेनहाइट पर और इस तरह से इसका नापा जाता है। 100 सेल्सियस पर उबलता है पानी। इस तरह से सारी चीज़ें आप देख लेना। नेक्स्ट है वायुदाब। वायुदाब जब आप जानकर आपको आश्चर्य होगा, जैसे हम वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ जो बल लगाता है किंतु अनुभव नहीं कर पाते इसका। वायु के दाब से ही सभी दिशाएं जो होती हैं उससे चर्चित हुई। हमारा शरीर भी विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा ही लाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। यानी पृथ्वी की सतह पर जो वायु के भार होता है उसके द्वारा लाया गया जो दाब होता है उसको वायुदाब कहलाते हैं। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर से वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता चला जाता है। मेरे प्रिय दोस्तों, वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायुदाब के द्वारा ही प्रभावित होता है। ये ध्यान रखना। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में गर्म होकर के ऊपर उठता है। निम्न दाब क्षेत्र को निम्न दाब वाले बादल युक्त आकाश नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है और इसी के परिणामस्वरूप ही भारी वायु होती है। भारी वायु को निमज्जित होकर के उच्च वायुदाब को उच्च दाब का निर्माण होता है। उच्च दाब कार्य स्पष्ट या स्वच्छ बादल का आकाश होता है। तो वायु सदैव उच्च वायुदाब क्षेत्र में निम्न वायुदाब की गर्म करती है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्या करती है, गर्म करती है। पवन किसे कहते हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब को गमन कर जो वायु की गति होती है उसे पवन कहा जाता है। आप पवन को
काम करते हैं, देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उठाती है और तूफान के साथ उसे उड़ा कर ले जाती है, उखाड़ देती है। कभी कभी जब पेड़ पौधे भी, अब पवन धीरे बहती है, उसके बाद धूल आंधी आती है, वो बहुत तेज भी चलती है, पेड़ पौधों को, मकानों को क्रैक कर देती है, उखाड़ फेंक देती है। इस तरह सारी घटनाएं वायुमंडल के द्वारा ये सारी घटित होती हैं। आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा दे रखा है, बहुत समझने का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको खूब समझाने की कोशिश करूँगा। तो स्थायी पवनें होती हैं व्यापारिक जो पश्चिमी पूर्वी पवनें होती हैं। जो स्थायी पवनें जो ये वर्ष पर लगातार निश्चित दिशा की ओर चलती रहती हैं। मौसमी पवनें होती हैं, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं और अपनी दिशा के अनुसार बदलती रहती हैं। भारत में जैसे मानसून है वो मौसम से बदलती है। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन में किसी विशेष समय में चलती हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्तर समीर, समुद्र समीर, ऐसे से आपका गर्म है, जैसे लू का चलना, ये क्या है, आपका स्थानीय पवनें हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसमें आप एक बार समझते हैं, एक बार समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेरल का नियम है, आपका फेरल का नियम पढ़ा होगा कि फेरल नियम नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूँ। फेरल आपको ये बताता है कि फेरल लॉ है, जो फेरल आपका जो फेरल का फेरल लॉ है, और फेरल लॉ में ये बताया गया है कि ये हमारी इक्वेटर है। इक्वेटर हमारी कौन सी, आपकी ये व्यापारिक हवाएं चलती हैं, व्यापारिक ये मूवमेंट करती हैं उत्तरी और साउथ गोलार्ध में, दोनों गोलार्धों में। तो जिस तरह से ये मूवमेंट कर रही है, यहाँ पर भी ये, तो ये अब बाएँ हवा यानी उत्तरी गोलार्ध हवाएं अपनी किधर, ये अपने दाईं ओर, और दक्षिण गोलार्ध अपनी ये बाईं ओर क्या है, मुड़ जाती हैं। उसी को ही क्या है, इस तरह से टर्न ओवर होता है। तो यहाँ इसके मूवमेंट भी चेंज हो जाते हैं। क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला क्षेत्र है आपका भूमध्य रेखा निम्न वायदाब डोलड्रम पेटी का क्षेत्र है, और ये हवाएं क्या है, उच्च वायदाब से निम्न वायदाब की तरफ आ रही हैं दोनों गोलार्धों में। तो यहाँ पर उत्तरी पूर्वी हवा चल रही है, और इधर से दक्षिण पूर्वी यानी दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी हवा ये चलती है। और ये कहाँ पर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो चलती है। इस तरह से आप इसका गति आप देख सकते हैं। क्लियर। इस तरह से ये है। तो ये हवा जब ये टर्न होगी, तो इस तरह से हवा टर्न होगी, तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ रही है, दक्षिण और पश्चिम की तरफ ये मूवमेंट हो गया। तो ये हाई प्रेशर से फिर किधर चलेगी, ये लो प्रेशर, तो उधर ही निम्न वायदाब क्षेत्र आ गया। इस तरह से हवाएं मुड़ती हैं। तो हवाएं आपके उत्तरी गोलार्ध में चल रही है, आपकी उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, और दक्षिण गोलार्ध में जो व्यापार हवा चलती है वो चलती है आपकी दक्षिण पूर्व से आपकी दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर हवाएं मूवमेंट करती हैं। क्लियर दोस्तों। तो इस तरह से ये हवाओं का मूवमेंट है, ये आपको सब दे रखा है। ऊपर ध्रुवीय पवन चलती हैं दक्षिणी और उत्तरी गोलार्धों में। तो इस तरह से इनको हम ध्रुवीय पवन कहलाते हैं, सनातनी पवन है, या सनातनी पवनों को हम पछुआ पवन के नाम से भी जाना जाता है। इसके मध्य में आपका उपोष्ण उच्च वायदाब क्षेत्र है, इसे हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। 30 से 35 अक्षांश के मध्य स्थित है। यहाँ पर क्या है, शांत बेटी के नाम से भी जाना जाता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लियर दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, हॉर्स यानी कि जो आपकी हॉर्स लैटिट्यूड में हॉर्स हवाएं यानी अश्व अक्षांश स्थित है, यहाँ पर ये हवाएं चलती हैं, यहाँ पर शांत बेटी होती है, और इस तरह से सारी चीज़ें मिलती हैं। क्लियर दोस्तों। तो इसी बात चक्रवात है, चक्रवात का निर्माण होता है, चक्रवात, ये सारे चक्रवात आवेश हैं, किससे चक्रवात का निर्माण होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक बार मैं आपको चक्रवात समझाता हूँ। तो साइक्लोन है, तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये आपकी क्या है, एक क्षेत्र है, ठीक है ना। तो ये आपको कैसा है, लो प्रेशर का क्षेत्र है, और ये आपका कैसा है, हाई प्रेशर का क्षेत्र है। ये कौन सा है, हाई प्रेशर क्षेत्र है। तो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करती हैं। तो जो चक्रवात है उत्तरी गोलार्ध में, अब उसके आपके जो चक्रवात चलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलता है। तो जिस तरह से आप देखेंगे, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज क्या है, ये मूवमेंट करता है। कहाँ पर, ये नॉर्थ पोल में। अगर साउथ पोल की बात करें, तो साउथ पोल में आपका जो चक्रवात है उसका मूवमेंट होगा, वो आपका होगा किधर, ये घड़ी की सुई के अनुकूल होगा, और इधर उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत होता है। इसी को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ये इसका जो निर्माण होता है 5 उत्तरी अक्षांश से 20 उत्तरी अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्ध में इसका निर्माण होता है चक्रवातों का। क्लियर। तो ये चक्रवात से होने वाली घटना है। आप एक बार देख सकते हैं, ढेर सारी घटनाएं घटित होती हैं आपके अपना अरब सागर और बंगाली खाड़ी में। ढेर से ज़्यादा घटनाएं घटित होती हैं, वो बंगाली खाड़ी में घटित होती हैं। अब नेक्स्ट आता है आर्द्रता। तो आप देख सकते हैं, तो ये वाला क्षेत्र है आर्द्रता किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि वायुमंडल में जलवाष्प मात्रा होती है 0 से 4% होती है। तो आप जल
जब जल पृथ्वी के विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होकर के तो यह जलवाष्प बन जाता है और वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो इसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे हम वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है और इस तरह से आर्द्रता बढ़ती चली जाएगी तो आपको पता ही है फिर तो क्या होगा, आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिलेगी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिलेगी तो आपको संघनन क्रिया होगी, संघनन क्रिया होने से वर्षा प्रारंभ हो जाती है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनन होकर के और ठंडा होकर के जल की बूंदें बनती हैं और बाद इन्हीं जल बूंदों को का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में होता है। वर्षण कई प्रकार होता है, जैसे एक तो आपका लिक्विड में वर्षा होती है, एक ठोस अवस्था में वर्षा होती है और एक एसिड रेन होता है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु की गतिमान रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला जो वर्षण होता है उसी को हम वर्षा कहलाते हैं। ज़्यादातर भूम जल वर्षा और जल की जो प्राप्ति होती है जब भूम जल के संरक्षण में मदद करता है और जब पहाड़ी पार्श्वों को पेड़ काट जाते हैं तो जिसमें वर्षा जल अनावृत पहाड़ों के नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। और क्रियाशील इसी आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनी वर्षा, प्रवृत्ति वर्षा और चक्रवाती वर्षा। क्लियर? तो इस तरह से दे रखा है। पौधे जीव जंतुओं के लिए भैया बहुत आवश्यकता क्या, धरातल पर ताज़ा जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो इसके साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो यहाँ देखते हैं थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। ये दे रखी है जैसे से हमारा क्या है, कोई स्थलमंडल है और यहाँ चक्रवात चलता है। तो ये हमारा कौन सा क्षेत्र है, ठंडी वायुजोन का क्षेत्र है। और यहाँ से जो ठंडी है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ एच बना हुआ और यहाँ पर क्या है, LP बना हुआ। तो ये हवा इस तरह से ऊपर को उठेगी और जैसे ऊपर उठेंगे तो यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करेगी, फिर यहाँ पर उतरती है। क्लियर? तो ये हमारा पर्वत है, पहाड़ है कोई, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये वाला क्षेत्र है, ये हमारा कोई पर्वत पठार है और यहाँ से हवाएं ऊपर को आर्द्रता लेके जाती है और यहाँ ऊपर जैसे जाएगी तो संघनन क्रिया होगी और यहाँ पर बादल बनेगी और वर्षा होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं फिर शुष्क हो जाती है और ये पूरा ड्राई क्षेत्र बन जाता है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? पर्वतीय जो वर्षा है, पर्वतीय वर्षा यानी कि विश्व में सबसे अधिक पर्वतीय वर्षा होती है। ठीक है ना? और संवहनी वर्षा आपको पता ही है, आप जानते हैं जो संवहनी वर्षा है सबसे अधिक कहाँ है, भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक होती है। और इस तरह से हमारा एक क्षेत्र है, इस तरह से देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या, ये बादल का निर्माण होगा और यहाँ से हवाएं ऊपर को उठेंगी और सघन होकर यहाँ वर्षा करती हैं। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से था। अब देखते हैं यहाँ पर, अब आपकी बारी है। तो ये अभ्यास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल क्या है, आप वायुमंडल बता सकते हैं। वायुमंडल ढेर सारे प्रकार की गैस होती हैं, आवरण होता है, वायुमंडल कहलाते हैं। वायुमंडल अधिकतम भाग कितने 2 गैसों कौन सी है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। वायुमंडल में कौन सी गैस है हर ग्रह प्रभाव करती हैं, आपको पता है। एक तो CO2 है, मीथेन है और CFC है। मौसम किसे कहते हैं, मौसम क्या है, कुछ समय के बदलता है, चेंज होता है, मौसम कहलाते हैं, दिन प्रतिदिन चेंज होता है। वर्षा के 3 प्रकार कौन से हैं, वर्षा के 3 हैं, चक्रवाती वर्षा, संवहनी वर्षा और पर्वतीय वर्षा होती है। वायु क्या होता है, हवाएं हमेशा उच्च वायु से निम्न वायु हो जाती हैं। इससे सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसें हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती हैं। ये कौन सी परत है, तो आप ओजोन परत है। कौन सी है दोस्तों, तो ओजोन परत है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है, तो क्षोभमंडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल परतों में कौन सी बादल विहीन परत है, इसमें बादल नहीं बनते हैं। तो क्षोभमंडल खूब बादल बनते हैं। समता मंडल है, लेकिन मध्य मंडल है, इस समता मंडल बहुत कम बादल बनते हैं। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, वायुदाब हमेशा ऊपर बढ़ेगा घटेगा, तो इसमें बादल क्या घटता है। जब दृष्टि तरल रूप से पृथ्वी पर आती है, जब दृष्टि तरल रूप से पृथ्वी पर आती है तो हम उसे कहते हैं वर्षा। क्लियर? तो व्यापारिक हवाएं चलती हैं वो सूर्य से आने वाली ऊर्जा, मौसम, पवन की क्षति, ओजोन गैस, स्थानीय पवनें और स्थायी पवनें। जो आपकी कैसी हैं, जो स्थायी पवनें हैं। लू कैसी है, स्थानीय पवनें हैं।
क्लियर। तो इस तरह से यह सारा दे रखा है। मानसून जो मौसम पर डिपेंड रहता है। पवन आपकी हमेशा किस तरह से चलती है, यानी कि हमेशा पवन जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर और क्या गमन करती है। क्लियर दोस्तों। तो इस तरह से आज का टॉपिक था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है क्योंकि ह्यूमिडिटी मात्रा अधिक होती है। इसी आर्द्रता जो होने से इसमें समय ज़्यादा लगता है। भूमध्य रेखा पर ध्रुवों को जाने पर आपतन की मात्रा घटती जाती है। बिल्कुल सही है। इस तरह से आपको ये सारा दे रखा है। क्लियर दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। और मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो कंटिन्यू चल रही हैं। अभी 6 की कंप्लीट की है, अब 7 का इसका 4 चैप्टर कंप्लीट है। 1-2 चैप्टर और रहते हैं, 2-3 चैप्टर इसे कंप्लीट करके 8 की आ जाएगी। इस तरह सारी एनसीईआरटी कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को शेयर करें, जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।